इस दुनिया में कुछ भी यकीनी नहीं है सिवाय दो चीज़ों के, एक है मौत और दूसरा है टैक्सेस। ये कहना है अमेरिका के वन ऑफ द फाउंडिंग फादर बेंजामिन फ्रैंकलिन का। मौत का तो अभी मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन टैक्सेस का काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। इसीलिए आज हम बात करेंगे टैक्सेस के बारे में। अब सवाल ये है, टैक्स होता क्या है? अ टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट अंडर द लॉ। वैसे तो रात के अंधेरे में अगर कोई हमें चाकू या बंदूक दिखाकर हमसे हमारा वॉलेट और मोबाइल मांगे तो उसे वो दे देना भी कंपल्सरी ही बन जाता है। लेकिन टैक्स एक ऐसी ज़बरदस्ती की पेमेंट है जो हमें किसी न किसी कानून के तहत गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, चाहे हमें पसंद आए या ना आए। हम तकरीबन हर चीज़ पर टैक्स देते हैं, जो हम कमाते हैं, जो हम खरीदते हैं और जो हम ओन करते हैं। आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन टैक्सेस हर मुल्क की हुकूमत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट इन्हीं टैक्सेस के पैसों से अपना रेवेन्यू रेस करती है और फिर यही पैसा यूज़ होता है पब्लिक सर्विसेज में, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी के वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनें, टैक्सेस का बर्डन हर किसी पे सेम नहीं होता। बर्डन के लिहाज से टैक्सेस तीन तरह के होते हैं: प्रोपोर्शनल, रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव। प्रोपोर्शनल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो हर किसी पे सेम परसेंटेज से अप्लाई किया जाता है, चाहे इनकम कम हो या ज़्यादा हो। इसीलिए इसे फ्लैट टैक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ एक फ्लैट लाइन की तरह होता है। रिग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो इनकम के बढ़ने पे कम हो जाता है, यानी कि जितनी कम इनकम होगी उतना ज़्यादा टैक्स बर्डन, और जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना कम एवरेज रेट ऑफ टैक्स वर्कआउट होगा। और प्रोग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो इनकम के बढ़ने पे बढ़ता रहता है, एंड वाइस वर्सा, यानी जितनी इनकम बढ़ेगी उतना एवरेज रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ता जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई अपना टैक्स कम करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि टैक्स पे ही ना करना पड़े, और अगर पे करना भी पड़े तो कम से कम टैक्स पे किया जाए। वैसे तो टैक्सेस को कम करने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन इन सारे रास्तों को दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। एक है सीधा रास्ता और दूसरा है शैतानी रास्ता। सीधे रास्ते को कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है कि हम अपनी इनकम को, हम अपनी कमाई को प्रॉपर्ली रिपोर्ट करें, लेकिन अपने बिजनेस को कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर करें, लीगल प्लानिंग के थ्रू या किसी टैक्स कंसल्टेंट की मदद से, कि आपको कम से कम टैक्स पे करना पड़े। और ये बिल्कुल लीगल और जस्टिफाइड भी है, क्योंकि लीगल तरीके से जितना टैक्स कम पे किया जा सके उतना हमारे लिए बेहतर होगा। दूसरी तरफ टैक्स को कम करने के शैतानी रास्ते को कहते हैं टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन इलीगल है। टैक्स इवेजन में हम अपनी इनकम, हम अपनी रेवेन्यूज को रिपोर्ट ही नहीं करते या फिर छुपाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये काम आपने हरगिज नहीं करना। दोस्तों, टैक्सेस के टॉपिक को गहराई से समझने के लिए कुछ बेसिक सी चीजें हैं टैक्सेशन के बारे में जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो आज हम शुरू से शुरू करते हैं। ब्रॉडली कहें तो दो तरह के टैक्सेस हैं जो हुकूमत हमसे वसूल करती है। एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जो कि एक इंडिविजुअल या कंपनी डायरेक्टली हुकूमत को पे करते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स की ही कैटेगरी में आता है। इवन ज़कात, ये भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये हमारी मजहबी जिम्मेदारी है, ना कि कानूनी जिम्मेदारी। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो मैं और आप डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, यानी ये लोगों से इनडायरेक्टली रिकवर किया जाता है। इसकी बहुत कॉमन सी एग्जांपल है सेल्स टैक्स। मान लो गवर्नमेंट ने पेट्रोल पे 25% का सेल्स टैक्स लगा दिया, तो जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं वो अकॉर्डिंगली पेट्रोल की प्राइसेस को बढ़ा देंगी। तो जब मैं और आप पेट्रोल खरीदने के लिए पेट्रोल पंप जाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे, यानी टैक्सेस का जो बर्डन है वो हम अपनी पॉकेट से पे करेंगे। लेकिन
ये सेल्स टैक्स के पैसे जो मैं और आप पे कर रहे हैं, ये हम पे कर रहे हैं पेट्रोल पंप या पेट्रोलियम कंपनीज को, जो कि बाद में जाकर इसी सेल्स टैक्स के पैसों को गवर्नमेंट को पे कर देगी। तो देखा जाए तो सेल्स टैक्स आपने और मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन सेल्स टैक्स का जो पैसा है वो पेट्रोल पंप और पेट्रोलियम कंपनीज ने गवर्नमेंट को पे किया। इसीलिए ये एक इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, क्योंकि इसे आप और मैं इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब भी इनडायरेक्ट टैक्सेस की एग्जांपल्स हैं। वेलकम बैक दोस्तों, माय नेम इज मुर्तजा काइद और आज हम कवर करेंगे 8 तरह के कॉमन टैक्सेस को। याद रहे, ये वीडियो सिर्फ टैक्स का एक इंट्रोडक्शन है, एक बिगिनर गाइड समझ लें। हर मुल्क के अपने कानून और अपने रूल्स होते हैं और ये कानून और रूल्स वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो रियल लाइफ में अपनी लोकल टैक्स अथॉरिटीज या फिर प्रॉपर टैक्स कंसल्टेंट से एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। चलें शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम तकरीबन हर चीज़ पर टैक्स देते हैं, जो हम कमाते हैं, जो हम खरीदते हैं और जो हम ओन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन टैक्सेस की जो कि हमारी कमाई पे लगता है। सबसे पहला टैक्स जो हमारे जहन में आता है वो है पर्सनल इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो कि इंडिविजुअल्स की कमाई पे लगाया जाता है। चाहे आप सैलरी कमा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या इन्वेस्टमेंट इनकम कमा रहे हो जैसे कि इंटरेस्ट या डिविडेंड, ये टैक्स हर तरह की पर्सनल इनकम पे अप्लाई होता है। तकरीबन हर कंट्री में ये टैक्स होता है और ये गवर्नमेंट के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है। पर्सनल इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम टैक्सेबल इनकम को पर्सनल टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन रियल लाइफ में यहाँ भी एक ट्विस्ट शामिल है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा, यानी कि ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। एक एग्जांपल से समझते हैं। ये कुछ अज्यूम्ड नंबर्स हैं और हर कंट्री का अपना स्लैब रेट ऑफ टैक्स हो सकता है। पहले 10 लाख रुपए की इनकम पे कोई इनकम टैक्स नहीं, फिर 10 लाख से 40 लाख तक की इनकम पे 20% इनकम टैक्स, फिर 40 लाख से 1 करोड़ तक की इनकम पे 30% इनकम टैक्स और 1 करोड़ के ऊपर हाईएस्ट स्लैब रेट है 40% टैक्स का। मान लो अहमद एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर की जॉब करता है और उसकी 1 साल की सैलरी है 90 लाख रुपए। अब सवाल यह है, अहमद को कितना टैक्स भरना पड़ेगा और अहमद का टैक्स रेट क्या होगा। यहाँ पर बहुत से लोगों को एक कंफ्यूजन होती है कि अहमद को अपनी पूरी सैलरी पे यानी कि 90 लाख की सैलरी पे 30% टैक्स देना होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा हरगिज नहीं है। हम अहमद का टैक्स कैलकुलेट करने के लिए अपने टेबल में कुछ कॉलम्स ऐड करते हैं। अहमद के पहले 10 लाख पे 0% टैक्स, यानी कि पहले 10 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद 10 लाख से 40 लाख तक की इनकम यानी कि 30 लाख की इनकम पे 20% का टैक्स है। तो 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, ये बनता है 6 लाख रुपए का टैक्स। और फिर 40 लाख से 90 लाख तक की इनकम यानी कि 50 लाख की इनकम पे 30% का टैक्स है। तो 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, ये बनता है 15 लाख रुपए का टैक्स। चूंकि अहमद की इनकम 1 करोड़ से कम है तो 40% टैक्स वाला स्लैब अहमद के लिए रेलेवेंट ही नहीं है। ओवरऑल अहमद का टैक्स है 0 प्लस 6 लाख प्लस 15 लाख और इन सब का टोटल बनता है 21 लाख रुपए। आए अब हम चार्ट पर देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में जैसे जैसे अहमद की सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप उसका टैक्स रेट भी बढ़ता जाता है। मजे की बात यह है कि अहमद को 30% टैक्स सिर्फ 40 लाख से ऊपर वाली सैलरी पे भरना है, ना कि अपनी पूरी सैलरी पे। इसे हम कहते हैं मार्जिनल टैक्स रेट, यानी कि इनकम टैक्स का हाईएस्ट टैक्स रेट जो अहमद को पे करना पड़ेगा। इसी के साथ हम बात करते हैं अफेक्टिव टैक्स रेट की, कि आखिर ये अफेक्टिव टैक्स रेट क्या होता है। अफेक्टिव टैक्स रेट इज द एवरेज टैक्स रेट अक्रॉस ऑल द टैक्सेबल इनकम, यानी कि अगर हम टोटल टैक्स को टैक्सेबल इनकम से डिवाइड कर दें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज रेट ऑफ टैक्स। अहमद के केस में
21 लाख के टैक्स को अगर 90 लाख की टैक्सेबल इनकम से डिवाइड करें तो ये बनेगा अप्रोक्सीमेटली 23%, यानी कि अहमद का अफेक्टिव टैक्स रेट 23% के करीब है। अब सुनो दोस्तों, सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं बल्कि कंपनीज भी टैक्स देती है। कंपनीज एक अलग लीगल एंटिटी होती है और उन्हें भी अपने प्रॉफिट्स पे, अपनी इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। कंपनी टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है जो कंपनी अपने बिजनेस प्रॉफिट्स के ऊपर पे करती है। कंपनी का टैक्स कैलकुलेट करने के लिए कंपनी के रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है और फिर जो भी टैक्सेबल प्रॉफिट आता है उस पर कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स रेट अप्लाई किया जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं। XYZ टेक्नोलॉजीज एक IT कंपनी है जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। इसकी एक साल का टैक्सेबल प्रॉफिट है 10 करोड़ रुपए और मान लेते हैं कि कंपनी का टैक्स रेट है 15%। तो XYZ का कंपनी टैक्स पेबल होगा 10 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 15% और ये बनेगा 1.5 करोड़ रुपए का टैक्स। यह नोट करने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट्स जनरली कंपनी के टैक्स रेट को पर्सनल इनकम टैक्स से थोड़ा कम रखती है ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ आए और कंपनी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे। और अब आता है एक और फेमस टैक्स, दैट इज कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स की ही एग्जांपल है जो कि इंडिविजुअल्स और कंपनीज दोनों पे करती हैं। जब आप कोई इन्वेस्टमेंट जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को ज्यादा प्राइस पे सेल करते हो, बेचते हो, जिसमें आपको प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट पे लगता है कैपिटल गेन टैक्स। जनरली हमारी जो प्राइमरी रेजिडेंस है, मतलब जिस घर में हम खुद रहते हैं, उस पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाया जाता। कैपिटल गेन टैक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। पहले हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं जो कि एसेट की सेलिंग प्राइस और कॉस्ट का डिफरेंस है और फिर उसी कैपिटल गेन पे कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई किया जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। अली ने कुछ साल पहले XYZ टेक्नोलॉजीज के 100 शेयर्स खरीदे 600 रुपए पर शेयर के हिसाब से। आज उन शेयर्स का रेट बढ़कर 1000 रुपए पर शेयर हो गया है और अली उन शेयर्स को बेचने का फैसला करता है। तो उसका कैपिटल गेन होगा 1 लाख माइनस 60,000 यानी कि 40,000 रुपए। अब मान लो कि कैपिटल गेन टैक्स का जो रेट है वो 35% है, 35% है। तो अली का कैपिटल गेन टैक्स पेबल होगा 40,000 का कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय 35% और ये बनेगा 14,000 रुपए का कैपिटल गेन टैक्स। दोस्तों, ये कुछ एग्जांपल्स थी उन टैक्सेस की जो हम अपनी कमाई पे, जो हम अपनी इनकम पे देते हैं। अब हम बात करते हैं टैक्सेस की दूसरी कैटेगरी, यानी कि जो चीजें हम खरीदते हैं उस पे लगने वाले टैक्सेस की। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है वैल्यू एडिड टैक्स। बहुत से मुल्कों में इसे सेल्स टैक्स या GST के नाम से भी पुकारा जाता है। वैल्यू एडिड टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स और सर्विसेज बेचने पर लगता है। ये टैक्स प्रोडक्शन के हर स्टेज पे लगता है, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक, लेकिन इसका सारा बोझ फाइनल कंज्यूमर या एंड कंज्यूमर को बर्दाश्त करना पड़ता है। आसान अल्फाजों में, जब हम शॉपिंग करते हैं, जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हम वैल्यू एडिड टैक्स भरते हैं। वैल्यू एडिड टैक्स उस वक्त ट्रिगर होता है जब कस्टमर कुछ खरीदता है। बिल या इनवॉइस के ऊपर आप क्लियरली वैल्यू एडिड टैक्स को देख सकते हो। वैल्यू एडिड टैक्स को कैलकुलेट करने का भी आसान सा फॉर्मूला है, सेल्स प्राइस मल्टीप्लाई बाय वैल्यू एडिड टैक्स का जो भी सेल्स टैक्स रेट है। लेकिन इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे मुल्क में वैल्यू एडिड टैक्स का रेट है 10%। अली एक हार्डवेयर शॉप का मालिक है और वो कुछ रॉ मटेरियल एक मैन्युफैक्चरर को 2000 रुपए में बेचता है। अली अपनी 2000 की सेल्स पे मैन्युफैक्चरर को 10% के हिसाब से 200 रुपए का वैल्यू एडिड टैक्स चार्ज करता है, यानी कि मैन्युफैक्चरर ने अली को टोटल 2200 रुपए दिए। अली के लिए ये 200 रुपए का वैल्यू एडिड टैक्स आउटपुट वैल्यू एडिड टैक्स है जो वो गवर्नमेंट को देगा, और मैन्युफैक्चरर के लिए ये 200 रुपए का वैल्यू एडिड टैक्स इनपुट वैल्यू एडिड टैक्स है जो वो आगे जाकर क्लेम कर सकता है। अब मैन्युफैक्चरर
उस रॉ मटेरियल से एक होम अप्लायंस बनाता है और कस्टमर को 10,000 में बेच देता है। अब मैन्युफैक्चरर भी अपनी 10,000 की सेल्स पे कस्टमर को 10% के हिसाब से 1,000 का वैल्यू एडिड टैक्स चार्ज करेगा। यानी कस्टमर मैन्युफैक्चरर को टोटल 11,000 रुपए देगा, 10,000 होम अप्लायंस के और 1,000 वैल्यू एडिड टैक्स के। कस्टमर का टोटल खर्चा हुआ 11,000 रुपए और कस्टमर इस 1,000 रुपए के वैल्यू एडिड टैक्स को आगे क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो फाइनल कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर है। अब मैन्युफैक्चरर के लिए ये 1,000 रुपए का वैल्यू एडिड टैक्स आउटपुट टैक्स है जो वो गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन मैन्युफैक्चरर ने अपने रॉ मटेरियल की परचेज पे 200 रुपए का इनपुट वैल्यू एडिड टैक्स भी पे किया था जो वो क्लेम कर सकता है। तो मैन्युफैक्चरर की नेट वैल्यू एडिड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। यानी कि मैन्युफैक्चरर 1,000 के आउटपुट वैल्यू एडिड टैक्स से 200 रुपए का इनपुट वैल्यू एडिड टैक्स माइनस करेगा और बकाया 800 रुपए गवर्नमेंट को पे कर देगा। इन टोटालिटी गवर्नमेंट ने 200 रुपए का वैल्यू एडिड टैक्स अली से रिकवर किया और 800 रुपए का वैल्यू एडिड टैक्स मैन्युफैक्चरर से रिकवर किया। यानी कि इन टोटल 1,000 रुपए का वैल्यू एडिड टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा हुआ और इस 1,000 रुपए के टैक्स का पूरा बर्डन फाइनल कंज्यूमर यानी कि एंड कंज्यूमर को बर्दाश्त करना पड़ा। इसीलिए वैल्यू एडिड टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। सेलर कलेक्ट करता है लेकिन बर्डन एंड कंज्यूमर पे पास ऑन होता है। वैल्यू एडिड टैक्स का रेट तो फिक्स्ड होता है बट इसे रिग्रेसिव टैक्स माना जाता है क्योंकि अमीर लोग अपनी इनकम का, अपनी कमाई का छोटा हिस्सा ही खर्च करते हैं, इसलिए उनका बर्डन कम होता है। जबकि दूसरी तरफ गरीब लोग अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा खर्च करते हैं तो उनका बर्डन भी रिलेटिवली ज्यादा होता है। इसीलिए कहीं जगहों पर जरूरी चीजों पर वैल्यू एडिड टैक्स चार्ज नहीं किया जाता, वैल्यू एडिड टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, जैसे कि फूड, पानी, रेंट, मेडिसिन वगैरह, ताकि गरीब लोगों पर ज्यादा बोझ ना आए। वैल्यू एडिड टैक्स सिर्फ वो वाहिद टैक्स नहीं जो हम उन चीजों पर देते हैं जो हम खरीदते हैं। इसके अलावा एक्साइज टैक्स भी एक इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है जो कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज पे लगता है। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी कंजम्पशन हुकूमत कम करवाना चाहती है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल और सिगरेट्स वगैरह। इसीलिए कभी कभी इसे सिन टैक्स भी कहा जाता है। जनरली एक्साइज टैक्स प्रोडक्शन के वक्त ही लग जाता है और इसे सेल्स प्राइस के अंदर, इनकॉर्पोरेट सेल्स प्राइस के अंदर बिल्ट इन कर दिया जाता है। एक्साइज टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को एक्साइज टैक्स रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाता है। मान लो एक सिगरेट पे एक्साइज ड्यूटी है 5 रुपए और अगर आप 100 सिगरेट बेचते हो तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 500 रुपए का एक्साइज टैक्स होगा। एक और इंपॉर्टेंट टैक्स है कस्टम ड्यूटी, जिसे टैरिफ भी कहा जाता है। टैरिफ या कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को कहते हैं। जब एक चीज एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लाई जाती है, आसान अल्फाजों में एक मुल्क की बॉर्डर क्रॉस करते वक्त प्रोडक्ट पे लगने वाला टैक्स। कस्टम ड्यूटी या टैरिफ एक तरह का ट्रेड बैरियर है अपने मुल्क के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और इंपोर्टेड चीजों की कीमत को, इंपोर्टेड चीजों को महंगा करने के लिए, ताकि लोग अपनी कंट्री का माल ज्यादा से ज्यादा खरीदें। टैरिफ की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को टैरिफ रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मोबाइल फोन इंपोर्ट करते वक्त टैरिफ है 2,000 रुपए पर फोन और इंपोर्टर 100 मोबाइल फोन्स इंपोर्ट करता है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2,000 यानी 2 लाख रुपए का कस्टम टैक्स, 2 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी वर्कआउट होगी। दोस्तों, गवर्नमेंट सिर्फ हमारी कमाई या हमारी खरीदारी पर ही नहीं बल्कि उन चीजों पर भी टैक्स लगाती है जो हम ओन करते हैं, यानी कि हमारे एसेट्स पर, हमारे असासों पर भी। और इसकी एग्जांपल है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो आपकी ओन लैंड या बिल्डिंग पर लगता है और ये जनरली लोकल गवर्नमेंट चार्ज करती है। प्रॉपर्टी टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉपर्टी की असेस्ड वैल्यू ली जाती है और प्रॉपर्टी टैक्स के रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। प्रॉपर्टी की वैल्यू असेस करने के लिए उसकी सेल्स वैल्यू
या मिलती जुलती प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अहमद के घर की मार्केट वैल्यू बनती है 2 करोड़ रुपए और प्रॉपर्टी टैक्स का रेट है 1%, तो अहमद का प्रॉपर्टी टैक्स होगा 2 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1%, यानी कि 2 लाख रुपए का सालाना प्रॉपर्टी टैक्स। मजे की बात यह है कि प्रॉपर्टी टैक्स सॉर्ट ऑफ प्रोग्रेसिव भी है और सॉर्ट ऑफ रिग्रेसिव भी। कैसे? गरीब या आम लोग छोटी प्रॉपर्टीज ओन करते हैं तो उनका बर्डन कम होता है, लेकिन गरीब लोगों की सारी जमा पूंजी एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट होती है, या अगर वो किराए के घर में रहते हैं तो मालिक मकान अपना प्रॉपर्टी टैक्स किराएदार से वसूल करता है रेंट के अमाउंट को बढ़ाकर, यानी कि गरीबों पर इसका बर्डन ज्यादा भी हो सकता है। तो ये थोड़ा प्रोग्रेसिव है, थोड़ा रिग्रेसिव। इसके बाद अगला टैक्स है वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि आपके एसेट्स पे लगता है। इसे कैलकुलेट करने के लिए नेट एसेट्स कैलकुलेट किए जाते हैं, यानी कि एसेट माइनस लायबिलिटीज, और फिर नेट एसेट्स की वैल्यू पर वेल्थ टैक्स का रेट अप्लाई किया जाता है। मान लो कि अली के टोटल एसेट्स हैं 10 करोड़ और उसकी लायबिलिटीज है 2 करोड़, तो नेट एसेट्स कैलकुलेट होंगे 10 करोड़ माइनस 2 करोड़, यानी कि 8 करोड़ रुपए के। अगर वेल्थ टैक्स का रेट 0.5% है तो वेल्थ टैक्स कैलकुलेट होगा 8 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 0.5%, और ये बनते हैं 4 लाख रुपए का वेल्थ टैक्स। प्रैक्टिकली वेल्थ टैक्स कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई रईस ज्यादा है जिसके पास लाखों करोड़ों के एसेट्स हैं, और एक नहीं एक से ज्यादा एसेट है, एसेट्स की पूरी एक लंबी लिस्ट है, बहुत से घर हैं, बहुत सी गाड़ियां हैं, बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है करेंसी में, गोल्ड में, शेयर्स में, तो इन सब को ट्रेस करना और इन सब की वैल्यूएशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अमीर लोग तो फिर महंगे टैक्स एडवाइजर्स को अपॉइंट करके इस टैक्स को किसी ना किसी तरह लीगली कम करवा देते हैं। इसीलिए प्रैक्टिकली वेल्थ टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही मुश्किल होती है। एनीवे, हम और आप तकरीबन हर चीज़ पर ही टैक्स देते हैं, जो हम कमाते हैं, जो हम खरीदते हैं और जो हम ओन करते हैं। ख़त्म करने से पहले आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।